दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। सो कल फ्राइडे है, आपको बताइए फ्राइडे को क्या होता है। सो कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट 3 वीडियोस, अगर आपने मिस कर दिया है तो आप इनको जरूर से देख लेना, कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट अपन आते हैं यूएस के मार्केट पे। देखिए डाउ जोन्स अभी 399 यानी 400 पॉइंट्स के आसपास नीचे है, 1% के आसपास का ड्रॉप है। नेस्डेक को देखने चले तो नेस्डेक भी इतना ही नीचे है, 184 पॉइंट्स नीचे, 0.84% का डिप। फैंग को देखने चले तो 126 पॉइंट्स नीचे, 0.87% का डिप। यानी कैसी भी कंपनीज हो, डिफेंसिव हो, अग्रेसिव हो, टेक हो या बैंक हो या कंज्यूमर हो, सब कुछ यूएस में नीचे है। साथ में हम रीजन देख लेते हैं इसके पीछे का कारण। आपको बताइए वॉल स्ट्रीट अभी डिक्लाइन मोड में है क्योंकि क्रूड बढ़ चुका है, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट की जो वॉर है ना, काफी इंटेंसिफाइंग हो चुकी है। पिछले वीडियो को आप देख लेना, बहुत कुछ हमने वहां पे कवर किया है कि स्थिति अभी के समय काफी गंभीर हो चुकी है। निफ्टी के वैल्यूएशन के ऊपर भी बातचीत की है कि इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद में निफ्टी की वैल्यूएशन काफी दिख सकती है, क्या वो कंफर्टेबल होगी या नहीं होगी, उसके ऊपर डिस्कशन हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, गिफ्ट निफ्टी जो कि 62 पॉइंट्स नीचे है, विच इज गुड कि चलो ठीक है, इतनी गिरावट तो झेल लेगी। जब 3-3, 2-2% की गिरावट हमने देखी एक एक दिन में, तो इतना तो कुछ है नहीं। लेकिन पॉइंट क्या है कि कल के दिन भी ऐसा ही था, गिफ्ट निफ्टी इतना ही कुछ नीचे था, लेकिन फैट की न्यूज आती है, कुछ मेजर अटैक्स होते हैं, तो ये फिर क्लोजिंग बेसिस में 3% या एक्चुअली 2.8% गिर के बंद हुआ था। अब क्लोजिंग तो आप क्या देखोगे, सो जाओगे तब तक। तो 3 बजे ये बंद होता है मार्केट गिफ्ट निफ्टी का, और उस समय देखते क्या क्लोजिंग होती है। बाकी कल पता ही चलेगा अपने को कि किस तरह की क्लोजिंग हुई है, किस तरह की ओपनिंग होगी। लेकिन क्या कुछ हो सकता है उसको चेक कर लेते हैं, फिर एक इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको देता हूं जिसमें आपको हेल्प मिलेगी कल के मार्केट के अंदर। अब देखिए, ईरान ने जो स्ट्राइक की है, कतर की एजेंसी, गैस एजेंसी, एनर्जी एलएनजी की जो बहुत बड़ी फैसिलिटी है, जिसको पूरा वर्ल्ड मतलब मानता है कि वहां से सप्लाई आनी चाहिए, और वो बहुत बड़ी डिपेंडेंसी हो जाती है उसके ऊपर। तो उसके ऊपर एक मेजर अटैक हो चुका है। अब यहाँ पे न्यूज आती है कि उसका सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है ना, वो होगा इंडिया को। इंडिया अभी गैस क्राइसिस के अंदर है। यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं, कतर अकाउंट करता है 19% ग्लोबल एलएनजी सप्लाई, दुनिया की 19%। उसके ऊपर अटैक किया ईरान ने। साथ में आप देख सकते हैं, बड़ी बात यहां पे यह है कि 45% इंडिया की सप्लाई टिकी हुई है वहां से। अब उसके प्लांट को रीबिल्ड करने में कई समय लगेगी, $20 बिलियन का नुकसान हो सकता है, हो चुका है। उसके सीईओ ने ये कहा है पिछले वीडियो के अंदर। सो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि कितनी बड़ी ये बात है। ठीक है, उसको आप देख सकते हैं, कुछ महीने इसको लग सकते हैं फुल्ली कैपेसिटी में आने के लिए। अगर मैं इसके पॉइंट्स आपको बताऊं तो आपको देखने को मिलेगा कि अब ये डिसरप्ट कर चुका है गैस सप्लाई को। इंडिया में गैस की प्राइसेस वैसे ही बढ़ चुकी है, आगे चल के और बढ़ सकती है। साथ में 45% इम्पोर्ट अपन करते हैं कतर से। अब ये शॉर्टेज यहाँ पे फेस होगी। एशियन एलएनजी फ्यूचर्स बढ़ चुके हैं 88% के साथ में। तो एक तो जो मिलेगी वो बहुत महंगी मिलेगी, या तो मिलेगी नहीं, और जो मिलेगी तो वो बहुत ही महंगी मिलने वाली है। सो प्रॉब्लम बढ़ेगी, स्थिति काफी गंभीर हो चुकी है। साथ में आप देख सकते हैं कि इंडिया अभी ऑलरेडी फेस कर रहा है ये सब डिस्ट्रप्शन, और एनालिस्ट नोट में ये लिखा है कि कुछ महीने लग सकते हैं रिज्यूम करने के लिए ऑपरेशन, और पूरी कैपेसिटी को वापस पाने के लिए, क्योंकि वो वापस अटैक भी कर सकते हैं, ये भी आपको सोचना है। सो कुछ मंथ नहीं, यहाँ पे काफी बड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा देखना है, कुछ मंथ भी लगेगी तो वो कुछ मंथ के अंदर बहुत बड़ा डैमेज कर जाएगी, क्योंकि ये असेंशियल आइटम है, डेली बेसिस पे इसकी नीड होती है। साथ में देखिए दोस्तों, इंडिया को एक और झटका, ईरान कंसीडर कर रहा है कि ट्रांजिट फीस लगाएगा जो भी शिप्स जाती है हॉर्मुज के रास्ते से। पहले तो अनुमति दे दी, चलो ठीक है, लेकिन अब जो भी जाएगी शिप्स, यूएस की, इजराइल की तो जाएगी नहीं, इंडिया की जाएगी या चाइना की जाएगी। तो चाइना के साथ में तो इसका व्यवहार काफी सही है, या जो रिलेशन है वो काफी सही है, लेकिन इंडिया के साथ में इतना कुछ खास अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर ट्रांजिट फीस लगाने की बातचीत की है, क्योंकि उनको पैसे की काफी ज्यादा नीड है, वॉर के अंदर काफी ज्यादा नुकसान भी होता है, और जो खर्चा है वो भी काफी लगता है। सो अगर ऐसा कुछ हुआ तो इंडिया यहाँ पे भी फीस देगा। प्राइजेस भी इंक्रीज हो गए, प्राइजेस इंक्रीज होने के बाद भी चीजें नहीं मिलेगी। सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है इंडिया को, और वो प्राइस एक्शन में आपको दिख रहा है। अगर डीआईज नहीं होते ना, तो ये मार्केट 30-35% ईजिली नीचे होता। और कोविड के अंदर तो इतना गिरने के बाद में रिकवर हो गया झटके से, लेकिन यहाँ पे रिकवरी के अंदर भी कई टाइम लग जाता। तो ठीक है, अच्छी बात है कि रिटेल इन्वेस्टर्स इसको संभाल रहे हैं, लेकिन प्राइस नहीं तो टाइम करेक्शन काफी ज्यादा अपन देख पाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है, जो आपके क्वेश्चंस आते हैं कि लड़ते कोई और है लेकिन डैमेज होता है इंडिया को, वो क्यों होता है, शॉर्ट में मैं आपको समझा चुका हूँ, डिटेल में समझा देता हूँ। साथ में इस चीज का फायदा इन्वेस्टर्स कैसे उठा सकते हैं उसको भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। इंडिया वर्सेस यूएस, किसको ज्यादा हिट लगेगा,
किसको ज़्यादा डैमेज होगा इस वॉर का? इंडिया हाई डैमेज यहाँ पे बता रखा है। क्यों? फर्स्ट, ऑयल डिपेंडेंसी बिगेस्ट प्रॉब्लम। 90% इंडिया इंपोर्ट करता है, 60% सप्लाई कम्स फ्रॉम हॉर्मुज चौक पॉइंट। 60% तो बहुत बड़ा डैमेज यहाँ पे है। उसके बाद में जीडीपी इंपैक्ट, हर 10 डॉलर ऑयल इंक्रीज करने पर जीडीपी इतनी ज़्यादा टूटती है, 0.2%। बहुत बड़ी बात है, 0.25% बहुत बड़ी बात है। ये बीपीएस में ही मार्केट हिल जाता है। अगर ऑयल हिट करता है 130 तो जीडीपी ड्रॉप कर जाएगी 1%, 7 से सीधी 6। साथ में हम आगे चलते हैं, इंपोर्ट बिल एक्सप्लोजन ये बढ़ेगा। $10 जैसे ही बढ़ता है ऑयल, इंडिया को 12 से 15 बिलियन डॉलर्स का एक्स्ट्रा नुकसान होता है, लागत आती है साल भर की। सो ये सीधा डायरेक्ट हिट करेगा इकोनॉमी के ऊपर। सरकार इतना पैसा देगी और कस्टमर्स के ऊपर उसका दबाव आएगा। सरकार के पास में पैसा कम होगा तो इंफ्रा के ऊपर सरकार एक्सपेंड नहीं कर सकती है, तो इंडिया वैसे भी ग्रोथ में काफ़ी स्लो जाएगा। साथ में रुपीज़ डेप्रीशिएट होगा, हर तरह से प्रॉब्लम आएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सब कुछ इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रुपीज़ गिरेगा। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पे देख सकते हैं। अब यूएस को देखो, सबसे बड़ी बात है, लो से लेकर मॉडरेट डैमेज यहाँ पे होगा। एनर्जी इंडिपेंडेंस एडवांटेज उसके पास में है। देखो ट्रंप ने अटैक किया है, सब कुछ पहले से प्लान था। पहले वेनेजुएला पे अटैक करो, वहाँ की ऑयल रिफाइनरीज या जो भी सोर्सेज उसके ऊपर कब्जा करो और उसको फिर यूज करो बाकी कंट्रीज को सेल करने के लिए। सो यूएस का नेट ऑयल प्रोड्यूसर है, मतलब एक्सपोर्टर है, वो इंपोर्ट नहीं करता है, एक्सपोर्ट करता है। तो उसको हायर ऑयल प्राइस से अल्टीमेटली बेनिफिट होगा। ट्रंप ने एक ट्वीट भी किया था इसको लेकर, ठीक है। उसके बाद में इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर आप देखोगे तो कुछ इन्फ्लेशन होगा वहां पे, फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज करेंगे, लेकिन मैनेजेबल है वो। फेड डिले कर देगा रेट कट को, ठीक है। ये दो प्रॉब्लम्स वहां पे होगी, लेकिन वो कोलैप्स नहीं करेगा इंपोर्ट जो करता है उसकी तरह, जो कि है इंडिया। इसके बाद में आगे चलते हैं और यहाँ पे हम देख लेते हैं डॉलर की बात, क्योंकि रुपीस तो वीक हो रहा है, डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ आती है जब भी ऐसा कुछ होता है। सो सब कुछ प्री प्लान था ये ट्रंप का। और उसके बाद में अगर हम मिलिट्री की लागत देखो, ये सब लगती है वॉर के अंदर, बट ठीक है, ये भी मैनेजेबल है। 100 to 200 बिलियन डॉलर्स का यहाँ पे खर्चा आएगा, तो ठीक है, वो मैनेजेबल है। इससे ज़्यादा तो टैरिफ पहुंच चुका है, आगे भी टैरिफ से कमा लेगा। टैरिफ तो मैंने ऐड ही नहीं किया इंडिया की प्रॉब्लम्स के अंदर, जस्ट अभी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इस वॉर की वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। अब देखिए, मैं आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ। अगर इंडिया को 100 डैमेज है, ये बेस लाइन है, सो इसके कंपैरिजन में यूएस को कितना डैमेज है? तो यूएस को आधा भी नहीं है, उससे भी कम है, 35 से 45 है। इसका मतलब क्या है कि यूएस को डैमेज कम है, इंडिया को डैमेज ज्यादा है। अब देखिए, यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए, जिसके अंदर अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अभी तो कैश है, कैश इज किंग। मेजर इन्वेस्टमेंट निफ्टी लिख रहा हूं, लेकिन उसका मतलब इंडियन मार्केट, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट यूएस मार्केट, फिर आते हैं गोल्ड एंड सिल्वर, फिर आता है कैश जिसमें आपके लिक्विड आते हैं, बॉन्ड आते हैं, ये सब चीजें आती हैं। क्रिप्टोज वगैरह वो मुझे नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए मैं कह नहीं सकता हूँ कुछ। बाकी ठीक है, काफी लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके चलते हैं। अब देखिए, निफ्टी में हमने कर दिया मैक्सिमम इन्वेस्ट। अब गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर ट्रेडर की क्या स्ट्रैटेजी, आज के फर्स्ट के सेकंड वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है। इन्वेस्टर अलग, ट्रेडर अलग। वो अपने एसेट एलोकेशन को इन्वेस्टर कैसे बढ़ाएगा, ट्रेडर कैसे कट करेगा, सब कुछ डिस्कशन कर चुके हैं। यूएस की बात मैंने आपको की थी पिछले कुछ वीडियोस में, जिसमें नैस्डेक को मैंने कंपेयर किया था बड़े बड़े तगड़े तगड़े म्यूचुअल फंड के साथ में, जिसमें नैस्डेक आगे था। निफ्टी के साथ में कंपैरिजन किया था, जिसमें निफ्टी ने अगर 200% के रिटर्न्स दिए एक टाइम फ्रेम में, तो उस समय नैस्डेक ने 600% के रिटर्न्स दिए। तो यूएस के अंदर भी एक्सपोजर होना चाहिए। अब जैसे यूएस में एक्सपोजर बनाने के लिए अभी क्या ऑप्शन है? यूएस को डैमेज कम होगा और एआई आगे का फ्यूचर है। वॉर के चक्कर में ये कंपनीज भी नीचे हैं, बल्कि उनको सीधा डैमेज नहीं है, स्टिल यहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्टेबल हो रही है। ऑप्शन है नैस्डेक 100, ये ईटीएफ आप देख सकते हैं, ये अवेलेबल है। सेकंड जो ऑप्शन है वो है फैंग ईटीएफ, जिसमें टॉप 10 कंपनीज होती है टेक की। आज ये ओपन था, सर्किट इसका खुला हुआ था, आज सेलिंग बाइंग दोनों चल रही थी इसके अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखा करिए अगर आपको लेना है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको खरीदना बेचना ये चाहिए। साथ में अगर आप टेक्निकल्स देखोगे ना नैस्डेक के, तो ये अपने टॉप से बॉटम, ये बॉटम है और ये टॉप है, तो यहाँ से फिसल गया था 17%, जो 15-20% की गिरावट से स्टार्टिंग कर सकते हैं इन्वेस्टर्स इंडेक्स में।
और ये वहाँ का इंडेक्स है जो कि अपने इंडेक्स को तो बीट करता है, अपनी स्मॉल एंड मिड कैप के फंड्स तक को बीट कर देता है, अपने इंडेक्स को भी बीट कर देता है इजीली। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी, वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि इनके ऊपर सीधा हिट नहीं लग रहा है तब भी ये नीचे चले गए। अगर एआई वैल्यूएशन ऊपर गई और बबल बस्ट हुआ तो ये पिटेगी। देखो वो एक रिस्क फैक्टर यहाँ पे है, इस वजह से स्टेबिलिटी के लिए निफ्टी को ज्यादा और यूएस को कम। कैसे कितना देते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फैंग ऊपर से 15% नीचे था, अभी थोड़ा सा ऊपर जा चुका है। सो ये सर्किट अभी पिछले 3 दिन से इसमें ओपन है, ट्रेडिंग एक्टिविटी इसमें चल रही है। सो यहाँ पे भी इन्वेस्टर्स डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश करें, क्योंकि ये खराब मार्केट के अंदर आपको बीच बीच में कहीं ना कहीं मौके मिलेंगे। डेली बेसिस पे या हर बार कुछ खरीदना है बेचना है वो भूल जाओ, कभी कभी कुछ मिलेगा, खरीद के शांति से बैठना है इस मार्केट के अंदर, बाकी और कुछ नहीं करना है। कैश हमेशा अपने पास में रखना है ताकि जब वो अपॉर्चुनिटीज आए तो वहां पे अपन कैप्चर कर पाए। और डाइवर्सिफिकेशन के लिए मैं आपको बहुत कुछ गोल्ड एंड सिल्वर को लेकर बता चुका हूँ। इक्विटीज के अंदर यूएस इक्विटीज, इंडियन इक्विटीज, सबके बारे में अपन डिस्कशन कर चुके हैं। म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी डिस्कशन अपन कर रहे हैं, ऐसे मार्केट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे इन्वेस्टर्स यूजुअली क्या करते हैं, नॉर्मली इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, देखो स्टेबिलिटी के लिए, कोर स्टेबिलिटी के लिए निफ्टी है, मतलब इंडियन मार्केट है, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो फंड्स हो, चाहे वो ईटीएफ्स हो, इंडियन मार्केट के इक्विटीज के 60 to 80%। ठीक है, 20 to 40%, देखो 40% भी बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन ठीक है, कम से कम 20% अगर यूएस में एक्सपोजर देके चले, क्योंकि वहां की जो कोर टेक कंपनीज है ना, अपने इंडिया में नहीं है वैसी कंपनीज और आगे बनेगी भी नहीं। यूएस बहुत आगे इस चीज में, तो अगर आपको एआई प्योर प्ले करना है तो वहां की कंपनी को ही लेना पड़ेगा। नेस्डेक थोड़ा ज्यादा डाइवर्सिफाई है और फैंग कम डाइवर्सिफाई है। फैंग में उछाल पड़ाव ज्यादा हो गए, नेस्डेक में कम हो गए, दोनों में रिटर्न्स भी नेस्डेक के कंपैरिजन में फैंग में ज्यादा बन सकते हैं अगर आपने गिरावट पे लिया। वो सब चीजें चलो आपको पता ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से जो इन्वेस्टर है अपने आप को डाइवर्सिफाई करता है इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर। सो वो चीज़ें आप देख सकते हैं, और अभी के समय जो डैमेज होगा मैक्सिमम इंडिया का होगा, वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले 3 वीडियोस को आप जरूर से देख लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।